हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडुअल हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी सारी एमसीक्यू की वीडियोज पहले से कंप्लीट हैं। वो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके पहले उसको देखें, उसके बाद में इसको देखें। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होने के बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर अरबों का आक्रमण जो होता है, वो अरबों का आक्रमण, इसके थोड़ा डीप में जाएंगे, थोड़ा बैक में जाएंगे। तो अरबों का जो आक्रमण होता है वो सबसे पहला होता है 644 ईस्वी में होता है। 644 ईस्वी में होता है। वो अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में किया जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में। लेकिन वो सिंध पे आक्रमण करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पश्चिमी सिंध पे आक्रमण करता है, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादातर असफल नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता, और वो पराजित होकर वहाँ से वापस पराजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आक्रमण जो होता है, अल हरीस ने किया था 659 ईस्वी में। अल हरीस ने 659 ईस्वी में आक्रमण करते हैं सिंध पे, लेकिन वो भी क्या होता है, वो वहां पे मारा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि 711 ईस्वी में अब्दुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जाता है, लेकिन वो भी क्या होता है, वो भी पराजित होकर और मारा जाता है। पराजित होकर मारा जाता है। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में एक अभियान भेजा जाता है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम किया था। ठीक है, ये सिंध पे आक्रमण क्यों किया था, इसका मेन रीजन क्या था? तो इसका मेन रीजन था कि उस समय एक जहाजी, अरब का एक जहाज था, जिसमें मुस्लिम युवतियां थीं, और उसमें कुछ सोने गहने उन्हें थे। तो वो जो देवल बंदरगाह जो पड़ता था, वो सिंध प्रांत के अधीन में पड़ता था। तो वहाँ का जो तो वहाँ के लुटेरों ने, देवल बंदरगाह के लुटेरों ने क्या किया कि उस जहाज में को लूटा, और उन युवतियों के साथ में छेड़छाड़ भी करते हैं, और उनका सारा जो कुछ जेवरात होते हैं वो सारी चीज़ें छीन लेते हैं। जिससे अरब का जो खलीफा था, अरब का खलीफा जो था, वो इसको अपना अपमान समझता है। और वो उस समय अरब का जो खलीफा था वो हज्जाज थे। उन्होंने राजा दाहिर के नाम एक संदेश भेजा और कहा कि आप इन लुटेरों को दंडित करें। लेकिन जो राजा दाहिर था, उसने कुछ वो लुटेरों को दंडित नहीं कर सका, क्योंकि जो वो लुटेरे, वो बंदरगाह जो था, वो जो बंदरगाह, देवल बंदरगाह था, वो राजा दाहिर के अधीन नहीं आता था। वो लोग उसकी बातों को नहीं मानते थे, तो उस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो इसलिए वो उनको दंडित नहीं कर सका। उसको वो अपना अपमान समझ करके उसने अपने क्या किया कि मीर कासिम के नेतृत्व में एक अभियान भेजता है, जिसे 712 ईस्वी में, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक अभियान आता है, जिसमें सिंध का राजा दाहिर पराजित होता है और वो मारा जाता है। मीर कासिम विजयी होता है, तथा देवल की जो दो पुत्रियां होती हैं, सूर्य देवी और परमाल देवी, उनको क्या करता मोहम्मद बिन कासिम वहां अरब को लेकर जाता है और खलीफा को सौगात के रूप में देता है, सूर्य देवी और परमाल देवी को। और उसकी उसकी जो रानी, दूसरी रानी विधवा जो होती है, विधवा जो रानी जो होती है, लाड़ी, उसको भी लेके जाता है। ठीक है, और वहीं पे क्या खलीफा जो करता है, इनकी जो कहते हैं इनके साथ में गलत काम करता है, जिसके कारण में वहाँ का जो खलीफा होता है, वो मोहम्मद बिन कासिम को भी क्या करता है, चमड़े की एक खाल में, चमड़े के एक
बोरे में उसको भर देता है, भर के उसको दंडित करता है। तो जिस कारण में मोहम्मद बिन कासिम की भी बात को मृत्यु हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बेलूर की, सोमनाथ, कोणार्क की, हॉलीवुड की? तो महमूद गजनबी जो था, हेनरी इलियट के अनुसार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी में करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तराइन की जो प्रथम लड़ाई होती वो 1191 में होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। जबकि दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हैं। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में और 1193 में कि 1194 में? तो चंदावर का जो युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, 1194 में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हराया था। उसके बाद में चंदावर का युद्ध 1193, तो द्वितीय युद्ध 1192 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने, बघेल भीम ने, कि जयचंद ने, कि कुमारपाल ने? तो मोहम्मद गौरी को किस राजपूत शासक ने पहली बार हराया था? तो राजपूत शासक ने हराया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बघेल भीम थे। कौन थे? बघेल भीम जो थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ये अन्हिलवाड़ा के राजा थे, जिन्होंने 1178 में, कब? 1178 में पहली बार, जिन्हें भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहले हराया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान का शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी से, कि 1206 ईस्वी से, कि 1306 ईस्वी से, कि 1406? तो 1206 ईस्वी से। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल प्रारंभ होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, किसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कि मोहम्मद बिन तुगलक? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न को कालक्रमानुसार लगाइए। सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, इलबारी वंश, खिलजी वंश? तो सबसे पहले कौन सा आता है? इलबारी वंश। इलबारी वंश को दास वंश भी कहते हैं और तुर्क वंश भी कह सकते हैं। तो ये तो रहता है 1210 से 1266 तक। कितने? 1210 से 66 तक रहता है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में तुगलक वंश देख लो। तुगलक वंश जो है 1320 से 14 तक रहता है। 1320 से 1414 तक रहता है। उसके बाद में सैयद वंश जो रहता है 1414 से 1451 तक रहता है। 51 तक सैयद वंश रहता है। लोदी वंश जो रहता है, लोदी वंश रहता है 1451 से 1526 तक रहता है। जबकि
जबकि खिलजी वंश जो होता है वो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहता है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा शासक था निम्न में से कौन सा शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान ना घोषित करके बल्कि मलिक और सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन की इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मलिक और सिपह सालार की पदवी से ही संतुष्ट किया था। कुतुबुद्दीन के समय पे जो राजधानी थी वो लाहौर ही थी। क्या थी? लाहौर थी। उसके बाद में जो राजधानी थी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की जाती इल्तुतमिश के समय पे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है दिल्ली पे। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रथम तुर्कदास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने 2.5 दिन झोपड़ा बनवाया, जबकि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जबकि उसको कंप्लीट जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां और लाख बख्श की पदवी, लाखों का दान देने वाला भी कहा गया। कुरान खां, कुरान का ये बहुत अच्छा क्या करता था? गान करता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि वास्तविक संस्थापक माना जाएगा इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो अभी बताया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? वो था नासिरुद्दीन का था। नासिरुद्दीन का मंत्री था 1246 से 1266 तक। और उसके बाद में 66 से 87 तक, 1287 तक बलबन स्वयं सुल्तान बनकर गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था जिसको जिसको खलीफा से खलीफा से एक पत्र प्राप्त हुआ था सुल्तान की पदवी का? तो वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता। उसके बाद 36 से 40 तक रजिया सुल्तान बैठती, जो इल्तुतमिश की बेटी होती है। और इल्तुतमिश जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है तथा इल्तुतमिश का ही दामाद भी होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। जबकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बताया जाएगा तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया जाएगा। वास्तविक संस्थापक इसलिए क्योंकि अपने को सुल्तान घोषित करने वाला प्रथम था, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने आप को सिपह सालार और मलिक की पदवी से ही संतुष्ट रखा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, आलम शाह की कौन था? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, इल्तुतमिश था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन खुसरो? तो वो किया था इल्तुतमिश के समय पे चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन चहलगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने कि आराम शाह ने? तो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल होता था जिसे चालीसा का गठन भी कहते हैं, उसको इल्तुतमिश ने गठन किया था। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को भी प्रारंभ करने वाला कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इक्ता प्रणाली क्या होती थी? जो प्रांतों को जीतते थे या प्रांतों के लिए एक इक्ता का पद निर्धारित किया जाता था और उसको वहां पे नियुक्त किया जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन एकता प्रणाली को लागू किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि नासिरुद्दीन ने? तो किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन चहलगानी का पतन किया था?
चहलगानी का जो पतन किया था 1266 से, जिसका 87 तक शासन रहता है, वो था बलबन था। कौन था? बलबन था। बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। लौह और रक्त की जो नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ही नवरोज प्रथा, जो नवरोज होते हैं, नवरोज प्रथा को भी प्रारंभ करने वाला बलबन ही था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन सी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, कि मेहरुन्निसा थी, कि हजरत महल थी? तो वो थी रजिया सुल्तान थी। 1236 से 40 के 4 साल तक 3 वर्ष 6 माह 18 दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठती, वो बैठी हैं रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुन्निसा, बेगम हजरत महल? तो वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबंत की? तो रजिया सुल्तान जो बेटी है वो इल्तुतमिश की थी, जबकि रजिया सुल्तान का जो प्रेमी था उसका नाम अल्तुनिया था। कौन था? अल्तुनिया था। रजिया सुल्तान जो थी वो आराम शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा लोदी वंश, सैयद तथा लोदी वंश, गुलाम तथा तुगलक वंश, तुगलक तथा लोदी वंश? तो वो दोनों शासक जो थे, जो वो दोनों वंश जो थी, उसमें एक तो आपके गुलाम वंश था, एक तो आपका गुलाम वंश था, दूसरा आपका तुगलक वंश था। गुलाम वंश जानते ही हो कब से कब तक गुलाम वंश रहता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहता है, 6 से 90 तक रहता है। और तुगलक वंश जो होता है 90 से। उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में कौन सा? खिलजी वंश होता है। कौन सा होता है? गुलाम वंश के बाद में कौन सा होता है? खिलजी वंश होता है, जो 1290 से 1320 तक। उसके बाद में होता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? वो मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, जाट कबीला के थे? तो दिल्ली के जो खिलजी थे वो किस वंश से संबंधित थे? वो भी एक तुर्की ही थे। क्या थे? एक वो तुर्की थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।